हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम जो थी पावर के लिए डिस्कशन किया था। आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ कोलिजन। अब कोलिजन की अगर हम बात करें तो आपने बहुत सारी गेम्स खेली होंगी, जैसे कैरम खेला है, तो मार्बल्स के साथ खेलते हो आप, तब कोलिजन जो है वो बहुत ही कॉमन फिनोमिना है, आप बोल सकते हो। तो यहाँ पर हम जो कोलिजन जो है उसमें दो टाइप के कोलिजन की बात करने वाले हैं। दैट वन इज कॉल्ड इलास्टिक कोलिजन एंड सेकेंड इज कॉल्ड इनइलास्टिक कोलिजन। अब दोनों में फ़र्क क्या है वो चीज़ आपको समझनी है। तो देखिए, कोई भी कोलिजन होता है तब ऑलवेज जो है मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, उसका कंजर्वेशन होता है। कोई भी इलास्टिक कोलिजन हो या फिर इनइलास्टिक कोलिजन, सभी टाइम पर जो लीनियर मोमेंटम है उसका कंजर्वेशन होता है। लेकिन अगर मैं पर्टिकुलर बात करूं, अगर कोलिजन जो इनइलास्टिक है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी जो है उसका कंजर्वेशन नहीं होता। फिर से और एक बार मैं बता दूं, कोई भी कोलिजन हो, इलास्टिक हो कि इनइलास्टिक हो, सभी कंडीशन में कौन सी जो क्वांटिटी है उसका कंजर्वेशन होता है, दैट इज लीनियर मोमेंटम। लेकिन हर बार काइनेटिक एनर्जी जो है उसका कंजर्वेशन होना ज़रूरी नहीं है। अगर जो कोलिजन है वो इलास्टिक है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी है उसका कंजर्वेशन होगा, लेकिन अगर वो इनइलास्टिक है कोलिजन तो उसमें काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन नहीं होता। तो दोनों में मेन डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कोलिजन इलास्टिक है तो लीनियर मोमेंटम का भी कंजर्वेशन होगा और काइनेटिक एनर्जी का भी कंजर्वेशन होगा, और अगर इनइलास्टिक है तो उसमें सिर्फ लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन होगा, काइनेटिक एनर्जी जो होगी उसका कंजर्वेशन नहीं होगा। दोनों में ये फ़र्क है। और एक चीज़, इनइलास्टिक कोलिजन तो है, उसमें अगर मुझे बोलना है कि कंप्लीट इनइलास्टिक कोलिजन आप किसको बोल सकते हैं, मुझे क्या समझाना है आपको, कंप्लीट इनइलास्टिक कोलिजन आप किसको बोल सकते हैं। तो अगर ऐसा हो रहा है कि अगर मेरे पास सपोज पार्टिकल्स है और दोनों के बीच में कोलिजन हो रहा है, अगर ऐसा हुआ कि कोलिजन के बाद दोनों एक साथ मिलके सेम वेलोसिटी से मोशन में है, दोनों की वेलोसिटी क्या हो गई, कॉमन हो गई, तो ऐसा जो कोलिजन है दैट इज कॉल्ड कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन। उसका हम एग्जांपल लेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले तो इन तीनों में मैंने क्या क्या चीज़ बताई वो आपको याद रहना चाहिए। कोलिजन्स के टू टाइप्स हैं, वन इज इलास्टिक कोलिजन एंड सेकेंड इज इनइलास्टिक कोलिजन। दोनों में कौन सी क्वांटिटी जो है ऑलवेज कांस्टेंट रहेगी या फिर आप बोल सकते हो उसका कंजर्वेशन होगा, दैट इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। वो अभी हम प्रूव भी कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, अगर जो कोलिजन है वो इलास्टिक है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन होगा, लेकिन अगर वो इनइलास्टिक कोलिजन है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन नहीं होगा। ओके। थर्ड थिंग मैंने ये बताई कि कंप्लीट इनइलास्टिक कोलिजन आप किसको बोलेंगे। तो अगर दो कुछ पार्टिकल के बीच में इनइलास्टिक कोलिजन हो रहा है, इनइलास्टिक है उसका पहला मतलब तो आप ऑलरेडी समझ गए हो कि मोमेंटम होगा, लीनियर मोमेंटम, उसका कंजर्वेशन होगा, लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी है उसका कंजर्वेशन वहाँ पर नहीं हो रहा। तो इनइलास्टिक कोलिजन है, लेकिन उसमें कोलिजन के बाद दोनों ही पार्टिकल्स एक साथ मिलके सेम वेलोसिटी से, दोनों एक ही बन गए, कंबाइन हो गए आप बोल सकते हो, और सेम वेलोसिटी से अगर वो मोशन में है, दैट इज कॉल्ड कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन। ये पहले तो डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए। अब मुझे आपको ये समझाना है कि कोई भी कोलिजन हो उसमें लीनियर मोमेंटम जो है उसका जो कंजर्वेशन क्यों हो रहा है। तो आप सोच सकते हो, यहाँ पर मेरे पास सपोज दो मैंने ऐसे पार्टिकल्स ले लिए 1 और 2, ठीक है, और दोनों की कुछ वेलोसिटी है। एक की वेलोसिटी सपोज मैंने v1 ले ली, दूसरे की वेलोसिटी मैंने v2 ले ली। तो सपोज ये अभी हम ये बात करें कि ये दोनों जो है, दोनों का हम कोलिजन की भी बात करने वाले हैं, आगे जाके 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन में भी सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो अभी आप ये सोचो कि अगर ये दोनों के बीच की अगर हम बात कर रहे हैं तो अगर इसका जो मोमेंटम है उसमें जो चेंज आएगा दैट इज कॉल्ड डेल्टा P1। तो ये हमारा जो फर्स्ट वाला जो पार्टिकल है उस पर सेकेंड वाला पार्टिकल कुछ फोर्स लगा रहा है ना। दोनों का अगर कोलिजन हुआ तो दोनों के बीच में फोर्स भी लगेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये वाला पार्टिकल इस पर फोर्स लगा रहा है तो डेल्टा P1 इक्वल्स क्या हो जाएगा, 1/2 की वजह से फोर्स लग रहा है, दैट इज F12।
इंटू डेल्टा टी, इसके लिए उसने सपोज डेल्टा टी टाइम लिया है, तो आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। आपको पता है न्यूटन सेकेंड लॉ के हेल्प से हम ये चीज़ लिख सकते हैं। ऐसे ही सेकेंड पार्टिकल के मोमेंटम में जो चेंज आएगा दैट इज कॉल्ड डेल्टा P2, तो वो कितना होगा, तो सेकेंड पार्टिकल पर फर्स्ट पार्टिकल फोर्स लगा रहा है और डेल्टा टी टाइम में वो फोर्स लगा रहा है, तो उसके मोमेंटम में जो चेंज आएगा उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और एक चीज़ आपको याद होगी न्यूटन का थर्ड लॉ कि अगर आपके पास दो पार्टिकल्स है तो फर्स्ट पार्टिकल सेकंड पर जितना फोर्स लगाएगा उतना ही फोर्स सेकंड पार्टिकल फर्स्ट पर लगाएगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, अपोजिट, है ना। तो वो जो फोर्स लग रहे होंगे वो इक्वल होंगे और अपोजिट होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि F12 इक्वल्स माइनस F21, बोथ विल बी सेम बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो अगर हम इसकी हेल्प ले लें तो F12 की जगह पर आप लिख सकते हो माइनस F21, या फिर तो F21 की जगह पर माइनस F12 भी लिख सकते हो। तो ये दोनों के बीच का रिलेशन मुझे क्या मिला, डेल्टा P1 इक्वल्स माइनस डेल्टा P2, क्योंकि मैंने क्या किया यहाँ पर F12 की जगह पर मैंने माइनस F21 लिख दिया और माइनस F21 इंटू डेल्टा T दैट इज डेल्टा P2। तो इसका मतलब ये हुआ डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2 इक्वल्स 0। इसका मतलब ये हुआ टोटल जो चेंज आया दोनों की लीनियर मोमेंटम में जो चेंज आया टोटल चेंज दैट विल बी 0। इसका मतलब ये हुआ इनिशियल जितना मोमेंटम होगा फाइनल भी उतना ही मोमेंटम होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी कोलिजन हो इसके लिए आप बोल सकते हो कि ऑलवेज जो लीनियर मोमेंटम है उसका कंजर्वेशन होता है, मतलब कि इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स फाइनल मोमेंटम। और मोमेंटम की बेसिक फॉर्मूला तो आपको पता है, मोमेंटम P इक्वल्स मास इंटू वेलोसिटी m इंटू v। ओके, तो इतनी बेसिक चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी कि कोई भी कोलिजन है उसमें लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन होता है। ये चीज़ हमने समझाई इसकी हेल्प से कि दोनों एक दूसरे पर सेम फोर्स लगाएगी लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंटम दैट इज 0। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मोमेंटम है टोटल मोमेंटम दैट इज कांस्टेंट, है ना, मतलब कि इनिशियल इक्वल्स फाइनल आप यहाँ पर बोल सकते हो। और ये कोई भी कोलिजन के लिए सही है, कोई भी इलास्टिक हो इनइलास्टिक हो कोई भी कोलिजन हो इसके लिए ये चीज़ सही है। ओके, अब फिर से हम कोलिजन की ही बात करते हैं, लेकिन पर्टिकुलर अगर हम इनइलास्टिक कोलिजन की बात करें इन वन डायमेंशन, इन क्या बोल सकते हैं, वन डायमेंशन, कौन सा कोलिजन ले रहे हैं, दैट इज इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक है, इन वन डायमेंशन। वन डायमेंशन में सपोज आप सोचो एक पार्टिकल ये मेरा है जिसका मास है कुछ m1 और वो कुछ v1 वेलोसिटी से मोशन में है। सेकेंड पार्टिकल मेरा यहाँ पर है और उसका जो मास है दैट इज m2 और ये वाला रेस्ट पर है, मतलब उसकी वेलोसिटी 0 है। अगर हम ये चीज़ सोचें कि यहाँ पर अगर कंप्लीट इनइलास्टिक कोलिजन हो रहा है, कंप्लीट इनइलास्टिक कोलिजन का मतलब ये हुआ कि आफ्टर कोलिजन कौन क्या पोजीशन होगी, ये जो हमारा ये वाला था पार्टिकल उसके साथ ये वाला पार्टिकल भी कंबाइन हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो टोटल मास विल बी m1 प्लस m2 और दोनों कुछ फाइनल वेलोसिटी vf से मोशन में होंगे। इसको विजुलाइज करने के लिए आप सोच सकते हो एक ब्लॉक है मेरे पास और वो पहले रेस्ट पर है, मैंने एक जो है वो बंदूक की गोली ले ली और उसको फायर किया तो वो कुछ v1 वेलोसिटी से मोशन में होगी। जब इसके साथ वो कोलाइड होगी तो उसमें घुस जाएगी और फिर दोनों ही कुछ कॉमन वेलोसिटी से वो मोशन में होंगे। तो ये वाला जो है वो कंप्लीट इनइलास्टिक कोलिजन का एग्जाम्पल हो गया हमारे पास। इस कंडीशन में आप बोल सकते हो कि यहाँ पर लीनियर मोमेंटम जो होगा उसका तो कंजर्वेशन होगा, मतलब कि P इनिशियल इक्वल्स आप बोल सकते हो P फाइनल। देखिए इनिशियल कंडीशन में क्या था, इसका मोमेंटम दैट इज m1 v1 और इसका मोमेंटम दैट इज m2 v2, ये इसका मोमेंटम था और फाइनल मोमेंटम क्या मिल गया, दैट इज m1 प्लस m2, ये टोटल मास इनटू वेलोसिटी। मैंने मोमेंटम की ही फॉर्मूला लगाई है, दैट इज मास इनटू वेलोसिटी ही किया है। लास्ट पोजीशन में क्या था, मास टोटल m1 प्लस m2 था और वेलोसिटी दैट इज vf थी। यहाँ पर v2 इक्वल्स आप 0 रखोगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या मिलेगी, तो m1 v1
अपॉन m1 प्लस m2। आपके पास दो पार्टिकल्स हैं, दोनों के मास आपको पता है और हमारा फर्स्ट पार्टिकल किस वेलोसिटी से मोशन में था, अगर वो चीज़ आपको पता है तो आप उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी आफ्टर कोलिजन वो इजीली यहाँ पर काउंट कर सकते हैं। ओके, अब और एक चीज़ यहाँ पर मैंने जैसे बताया कि यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें तो चेंज आ रहा है। तो देखिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या थी, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी, उसको हम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। तो इसकी तो काइनेटिक एनर्जी 0 है क्योंकि वो रेस्ट पर है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या थी, दैट इज 1/2 m1v1 ठीक है। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, तो आप बोल सकते हो 1/2, ये m कितना है, दैट इज m1 प्लस m2 और वेलोसिटी कितनी है vf, तो फाइनल इतनी हुई। तो इसका मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आया, दैट इज इनिशियल माइनस फाइनल अभी कर रही हूँ, कितना चेंज है वही मुझे फाइंड करना है। तो देखो ये दोनों हैं, उसमें 1/2 तो कॉमन ही है कि इनिशियल दैट इज m1v1 माइनस फाइनल की वैल्यू हम लिखेंगे दैट इज m1 प्लस m2 इंटू vf² मतलब इसका मुझे स्क्वायर करके लिखना है, दैट इज m1² v1² अपॉन क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 होल स्क्वायर। तो आप देख सकते हो एक m1 प्लस m2 कैंसल आउट हो जाएंगे और यहाँ से m1 और v1² तो कॉमन ही है, आप देख सकते हो फर्स्ट में क्या बच गया 1 माइनस ये m1 प्लस m2 एक एक कैंसल आउट हो गए और m1 v1² यहाँ से मैंने कॉमन लिया है, क्या बचा है यहाँ पर m1 अपॉन m1 प्लस m2। आप यहाँ से LCM निकालोगे तो LCM होगा m1 प्लस m2 और यहाँ m1 प्लस m2 आप मल्टीप्लाई करोगे तो m1 प्लस m2 और माइनस m1 है तो m1 कैंसल आउट हो गया, हमारा आंसर कुछ ऐसा बचा 1/2 m1 इंटू m2 v1² अपॉन m1 प्लस m2। तो काइनेटिक एनर्जी में भी कितना चेंज आया वो भी यहाँ पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक चीज़ आपको समझ में आई यहाँ पर कि अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया होता तो हम बोल सकते थे कि ये कोलिजन कैसा है इलास्टिक, लेकिन यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी में कुछ चेंज आ रहा है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन नहीं हुआ, इसलिए ये वाला कोलिजन कैसा है इन इलास्टिक। तो ये दोनों का जो डिफरेंस है वो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर कितना चेंज आया वही मैंने काउंट किया है, आपको पूरा बोर्ड दिख रहा होगा कि क्या मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन लिखे हैं वो चीज़। ओके, तो ये जो हमने बात की वो इन 1 डायमेंशन ही बात की है, इसीलिए यहाँ पर एंगल जो है उसको हमने 0 ही लिया है, कोई एंगल की लेने की ज़रूरत नहीं है। और इन इलास्टिक कोलिजन, कंप्लीट इन इलास्टिक कोलिजन हम बोल सकते हैं, तो उसमें लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन तो हुआ है, लेकिन आप देख सकते हो काइनेटिक एनर्जी जो है उसका कंजर्वेशन यहाँ पर नहीं हो रहा। तो ये हमने बात की इन इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन। अब नेक्स्ट टॉपिक हम ले रहे हैं दैट इज इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन। अभी हम बात करने वाले हैं दैट इज इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन। यहाँ पर मैंने एक फिगर बनाई है, यहाँ पर मेरे पास 2 पार्टिकल्स हैं, वन इज m1 एंड सेकेंड इज m2। यहाँ पर बिफोर कोलिजन ये मैंने पोजीशन दिखाई है और आफ्टर कोलिजन की पोजीशन दिखाई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वाला जो है पार्टिकल वो रेस्ट पर है, उसकी वेलोसिटी मैंने 0 ली है, इसकी वेलोसिटी v1 है, मास m1 है। और कोलिजन के बाद दोनों का जब कोलिजन हुआ है 1 डायमेंशन में ही है, इसलिए मुझे यहाँ पर एंगल की कोई टेंशन नहीं है। 2 डायमेंशन में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इसकी वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन हो गई सपोज v1 डैश और इसकी हो गई v2 डैश। पहली चीज़ आपको यहाँ पर ये बहुत लंबी कैलकुलेशन है, लेकिन दिमाग में क्या रखना है वो देखते जाना आप। यहाँ पर मुझे क्या करना है, आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटी है दैट इज v1 डैश और v2 डैश वो मुझे यहाँ पर फाइंड करनी है। और मेरे पास 2 ही चीज़ें हैं कि यहाँ पर कोलिजन इलास्टिक है, इलास्टिक कोलिजन में दो जो क्वांटिटीज़ है दे आर लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, दोनों का कंजर्वेशन होता है। बस मुझे इतनी चीज़ याद रखनी है और उसकी हेल्प से हम ये पूरा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए अगर हम लीनियर मोमेंटम की बात करते हैं कंजर्वेशन लॉ, तो इनिशियल P इनिशियल इक्वल्स P फाइनल, देख सकते हैं इनिशियल दैट इज m1 v1 प्लस m2 v2, बट v2 इज 0 तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इक्वल्स फाइनल कितनी हो गई, तो m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। ये मेरा कुछ इक्वेशन ऐसा बन रहा है। अब मुझे क्या करना है यहाँ पर
अगर मैं m1 वाली टर्म इस तरफ अगर लेकर आ रही हूँ तो मेरा इक्वेशन कुछ ऐसा बना, m1v1 माइनस m1v1 डैश इक्वल्स m2v2 डैश। ये मुझे इक्वेशन कुछ ऐसा मिल रहा है, उसमें से आप m1 कॉमन करके भी लिख सकते हैं। अगर मैंने कॉमन लिखा है तो मैं उसको ऐसे लिखूंगी, ठीक है। ये मुझे कुछ इक्वेशन 1 ऐसा मिल गया। तो ऐसे ही अगर हम काइनेटिक एनर्जी की कंजर्वेशन लॉ की बात करें तो इनिशियल एनर्जी इक्वल्स फाइनल एनर्जी। मैं और एक चीज़ बता दूं, अगर ये वाला भी पार्टिकल मोशन में होता v2 तो मुझे सारे इक्वेशन में v2 भी लिखना होता और फिर मेरा फाइनल आंसर मिलता। जैसे आगे के क्वेश्चन में भी मैंने v2 0 लिया था, उसमें भी अगर वो जो सेकंड वाला पार्टिकल है वो मोशन में होता तो उसकी भी वेलोसिटी हम कंसिडर करते और हमारे फाइनल इक्वेशन में v2 वाली टर्म भी एग्जिस्ट करती। अगर यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ तो मैंने v2 0 लिया है जिससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाए। तो देखिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स फाइनल क्यों लिखा मैंने, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है। तो इनिशियल एनर्जी दैट इज 1/2 m1v1 स्क्वायर, और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि v2 तो 0 है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 है, मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही राइट हैंड साइड पर बोल सकते हैं आप फर्स्ट की एनर्जी दैट इज 1/2 m1v1 डैश स्क्वायर और सेकेंड की 1/2 m2v2 डैश स्क्वायर। यहाँ पर 1/2 कॉमन है, बोथ साइड कैंसिल अगर हम करेंगे तो हमारा इक्वेशन कुछ ऐसा बनेगा, m1v1 स्क्वायर इक्वल्स m1v1 स्क्वायर प्लस m2v2 डैश स्क्वायर। ये मुझे इक्वेशन मिल गया, उसको हम बोल रहे हैं इक्वेशन नंबर 2। अब देखो यहाँ पर मेरे पास m2v2 डैश है, उसकी वैल्यू है मेरे पास। तो अगर मैं इक्वेशन 1 को बोथ साइड v2 डैश से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ पर मेरी टर्म बन जाएगी m2v2 डैश और उसकी वैल्यू हम इक्वेशन 2 में डाल सकते हैं। तो हम बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय v2 डैश वी गेट, क्या मिलेगा हमें इक्वेशन दैट इज m1v2 डैश, इससे मैंने v2 डैश से मल्टीप्लाई कर दिया इंटू v1 माइनस v1 डैश इक्वल्स m2v2 डैश स्क्वायर। और ये जो हमें वैल्यू मिल रही है उसकी वैल्यू हम इन इक्वेशन 2 डाल रहे हैं। तो इन इक्वेशन 2 इसको आप डालोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपका रिजल्टेंट v2 डैश की डैश स्क्वायर की जगह पर, तो लेफ्ट हैंड साइड पर तो ये वाला है ही, क्या है हमारे पास दैट इज m1v1 स्क्वायर इक्वल्स क्या है m1v1 डैश स्क्वायर, ओके, प्लस m2v2 डैश स्क्वायर की जगह पर ये पूरी टर्म हम लिख सकते हैं दैट इज m1v2 डैश v1 माइनस ये वाली हो गई m1v2 डैश v1 डैश, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक काम और कर सकते हैं कि ये जो पूरी जो टर्म है हमारी वो m1 के फॉर्म में ही आ रही है, तो आप देख सकते हो m1 जो है उसको हम कैंसल आउट भी कर सकते हैं, ओके। और अगर मैं v1 डैश को इस तरफ ले जाऊं तो v1 स्क्वायर माइनस v1 डैश स्क्वायर इक्वल्स क्या बचेगा, इस तरफ क्या है v2 डैश मेरा कॉमन है, क्या बचा v1 माइनस v1 डैश। अब देखो यहाँ पर इसके भी मैं दो पार्ट्स लिख सकती हूँ दैट इज v1 माइनस v1 डैश ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो उस फॉर्म में अगर मैं लिखूँ तो v1 प्लस v1 डैश होगा और लेफ्ट हैंड साइड पर तो ये वाली टर्म है ही और ये दोनों जो हैं वो कैंसल आउट हो जाएंगे। तो v2 डैश इक्वल्स मुझे मिला v1 प्लस v1 डैश। तो मुझे v2 का ये वाला रिलेशन कुछ मिल गया, मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 लिख रही हूँ। समझ में आ गया होगा आपको, मैंने इतना ही किया है, इक्वेशन 2 में v2 डैश से मल्टीप्लाई किया बोथ साइड और m2v2 डैश स्क्वायर की जो वैल्यू थी उसको मैंने यहाँ पर रख दिया। तो पूरी इक्वेशन में m1 कॉमन निकल गया, कैंसिल हो गया। एक साइड मैंने स्क्वायर वाली ये दोनों ही टर्म ले ली और उसकी हेल्प से मुझे ये वाला इक्वेशन मिल गया। तो v2 डैश v1 और v1 डैश की वैल्यू मुझे यहाँ पर मिल गई है। अब मुझे क्या करना है, मुझे v1 डैश चाहिए। तो मैं एक काम कर रही हूँ, इक्वेशन 1 है मेरा, उसमें मैं v2 डैश की वैल्यू डाल रही हूँ। तो बाय पुटिंग दिस इन इक्वेशन 1 वी गेट, क्या मिलेगा मुझे, आप देख सकते हैं m1 v1 माइनस m1 v1 डैश था ही, यहाँ थे m2 इंटू v2 डैश, तो इसको मैं m2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा इक्वेशन कुछ ऐसा बनेगा m2 v1 फिर क्या है प्लस m2 v1 डैश।
अब देखिए यहाँ पर हमें v1 डैश चाहिए, तो v1 डैश वाली टर्म्स हैं उनको हम एक साइड ले जा रहे हैं और ये वाली टर्म इस तरफ आएगी, तो m1 v1 ये हो गया माइनस m2 v1, तो v1 कॉमन है तो मैं कॉमन लिख लूँ, बाद में लिखती हूँ, इसको इस डायरेक्शन में ले जाएंगे तो v1 डैश कॉमन होगा, क्या बचेगा m1 प्लस m2, तो v1 डैश मुझे क्या मिलेगा, इसमें मैंने v1 अगर कॉमन लिखा है, योर आंसर विल बी m1 माइनस m2 इंटू v1 अपॉन क्या हो गया m1 प्लस m2। इसका मतलब ये हुआ कोलिजन के बाद जो हमारा फर्स्ट पार्टिकल होगा उसकी वेलोसिटी इतनी मिलेगी। ओके, अब यही जो v1 डैश मुझे मिला है उसको मैं इन इक्वेशन 3 अगर लिख रही हूँ तो हमें क्या मिलेगा, v2 डैश मिल जाएगा, दैट विल बी v1 प्लस v1 डैश की वैल्यू अगर हम लिखें दैट इज m1 माइनस m2 इंटू v1 अपॉन है m1 प्लस m2। m1 प्लस m2 एलसीएम आएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो m1 v1 प्लस m2 v1 प्लस इसको ब्रैकेट हम ओपन करेंगे तो m1 v1 माइनस m2 v1 अपॉन m1 प्लस m2। आप देख सकते हैं यहाँ पर m2 v1 कैंसिल आउट और ये 2 टाइम्स हो गया, तो v2 डैश इक्वल्स 2m1 v1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हमारा कुछ इक्वेशन v2 डैश का भी मिल गया। तो यहाँ पर आफ्टर कोलिजन दोनों जो है पार्टिकल्स उसकी वेलोसिटी v1 डैश और v2 डैश क्या होगी वो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। ज़रूरत पड़े तो वीडियो को फिर से पीछे ले जाकर देख लेना, जिससे आपको कैलकुलेशन समझ में आ जाएगी। अब देखो इसके अकॉर्डिंग मुझे कुछ केसेस की बात करनी है। केसेस की अगर हम बात करें, फर्स्ट केस, अगर जो पार्टिकल्स जो हैं वो कोलाइड हो रहे हैं उनका मास सेम है, अगर m1 इक्वल्स टू m2 है, दोनों ही सेम मास है, तो आफ्टर कोलिजन उनकी वेलोसिटी क्या होगी। तो आप देख सकते हो v1 डैश की अगर मैं बात करूं तो m1 माइनस m2 की जगह पर भी आप m1 लिख सकते हो, तो योर आंसर विल बी 0। और v2 डैश की बात करूं तो इसमें भी हम ये चीज़ कर सकते हैं, ऊपर है 2m1 v1, नीचे m1 प्लस m2 की जगह पर आप m1 लिखोगे, योर आंसर विल बी 2m1, तो 2m1 एंड 2m1 विल बी कैंसिल आउट, तो v2 डैश आपको कितना मिला v1 और v1 डैश कितना मिला 0। तो आप एक चीज़ अच्छे से सोचो, आप देख सकते हो कोलिजन से पहले फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी v1 थी और सेकंड रेस्ट पर था, तो आफ्टर कोलिजन अगर दोनों के मास इक्वल है तो आप देख सकते हो फर्स्ट रेस्ट पर आ गया और सेकंड की वेलोसिटी v1 हो गई, है ना, मतलब सेम मास है दोनों के, तो ये चीज़ पॉसिबल होगी। सेकेंड थिंग ये चीज़ हो गई अगर कि हमारे पास जो m2 है इज़ वेरी ग्रेटर देन m1 है, मतलब अगर ये हुआ कि हाथी खड़ा है और चींटी आकर उससे टकरा गई, तो m2 इज़ वेरी ग्रेटर देन m1, तो इसका मतलब ये हुआ ये हमारी कैलकुलेशन में m1 जो है उसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं एडिशन में, तो यहाँ से m1 या यहाँ से भी m1 जो है उसको आप निगलेक्ट करोगे तो m2 कैंसिल आउट हो जाएंगे और v1 डैश की वैल्यू आपको मिलेगी दैट इज़ माइनस v1। ओके, और v2 डैश की अगर मैं बात करूँ तो इसमें भी हम m1 को यहाँ एडिशन में ही जो है उसको आप एडिशन में ही उसको निगलेक्ट कर सकते हो, तो ये m1 को, तो आपको v2 डैश कितना मिलेगा 2m1 अपॉन m2, ठीक है, और m2 बहुत ही ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ पर m2 मैंने बहुत ही बड़ा सोचा है, m1 जो है वो चींटी है और m2 जो है वो हाथी है, तो ये जो मास है वो बहुत ही ज़्यादा है, तो v2 डैश जो होगा उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, बहुत ही v1 जितनी आप बोल सकते हो, है ना। इसका मतलब ये हुआ, और सॉरी उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगी आफ्टर कोलिजन दैट इज़ 0। इसका मतलब ये हुआ क्योंकि ये नीचे का वैल्यू बहुत बड़ी है तो हमारा आंसर बहुत ही छोटा आएगा, तो मैंने उसको अप्रोक्सीमेटली 0 ले लिया। इसका मतलब ये हुआ हाथी खड़ा है, चींटी आकर उससे टकरा रही है, तो वो टकरा के उतनी ही वेलोसिटी से पीछे जाएगी, लेकिन इसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। थर्ड केस भी आप ले सकते हैं, दैट इज़ m1 इज़ वेरी ग्रेटर देन m2, तो क्या होगा अगर m1 की वैल्यू ज़्यादा है m2 से तो आप यहाँ से m2 को निगलेक्ट करोगे, तो v1 डैश की वैल्यू क्या होगी, दैट विल बी v1, मतलब उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा।
और v2 डैश कितना हो जाएगा, तो उसमें हमें m2 को निगलेक्ट करना है, तो m2 को आप निगलेक्ट करोगे, m1 कैंसल आउट हो जाएंगे और v2 डैश की वैल्यू मुझे मिलेगी 2v1, मतलब कि फर्स्ट की जो वेलोसिटी होगी उससे भी डबल वेलोसिटी से वो कोलिजन के बाद वो पार्टिकल मोशन में आएगा। तो ये वाला पूरा जो क्वेश्चन है उसको आप अच्छे से समझना और इसकी अच्छे से आप लिख के प्रैक्टिस कर लेना।